अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल हैं सबके। ज़िंदगी में चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी ख्वाहिशें, अपनी ज़िम्मेदारियों के बीच जो है एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। क्या पिक करना है, क्या चूज़ करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि हम अपनी हैबिट्स की वजह से या हम कुछ ऐसी हैबिट्स की तरफ चले जाते हैं या उन डायरेक्शंस की तरफ चले जाते हैं जो हम बिल्कुल वनरेबल होते हैं और उस तरफ जाते हैं और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखते। तो ज़िंदगी में अपना चेक एंड बैलेंस रखना, अपने एडिक्शंस को देखना कि हम किस तरफ, आपने देखा होगा कभी कभी हम एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं और वही चीज़ रोज़ाना करने लग जाते हैं, तो वो भी गलत है। कहते हैं ना, जब लोगों में भी उठें बैठें तो इतना ही बैठें या मिले जितना आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। ज़्यादा कोई चीज़, किसी चीज़ की एक्सेसिव हो जाना वो आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा नहीं होता। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो इसी से रिलेटेड है कि आपने देखा होगा कि हमारी बहुत अरसे से हम देखते आ रहे हैं कि लोग ड्रग्स की तरफ जाते हैं। ड्रग्स की एडिक्शंस या किसी भी चीज़ की एडिक्शंस, मुझे लगता है कि ड्रग्स इज़ जस्ट नॉट ड्रग्स। आपको किसी भी कोई आदत ऐसी आप अपना लें जिसकी तरफ आप जाने लग जाएं, वो आपके लिए नुकसानदेह होती है। ड्रग्स का बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे इस्तेमाल होने लग गया है। अब ड्रग्स सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोई ऐसा नशा ही करना शुरू कर दें। देखें, कोई समझें कि अगर आप कोई भी ऐसा, मैं क्या अब आपको कैसे समझाऊं कि अगर आप सिगरेट पीते हैं और बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं तो आप खुद ही देखने लगते हैं कि आपको उसके नुकसान होने लगते हैं। इसी तरह हमारी जो नई यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं, वो क्यों इन ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, या पान है या गुटखा है या ऐसी कोई भी चीज़, अशिया है जो आपको ज़्यादा करने की वजह से तकलीफ़ दे रही है। बेसिकली आज जो हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके घर में एक बच्चा है या कोई बच्ची है या कोई भी फ़र्द है और वो अपने आप को जो है वो आइसोलेट कर रहा है, अलूफ़ हो रहा है और वो नहीं मिंगल कर रहा, वो जेलन नहीं हो रहा, उसकी कुछ ऐसी एबनॉर्मल चीज़ें, वो एक्टिविटीज़ में जा रहा है या आप देख रहे हैं कुछ एबनॉर्मलिटी है, तो उसको फ़ौरन से चेक करें। हम क्या करते हैं, अगर बच्चा कमरे से नहीं निकल रहा तो हम कहते हैं नहीं, वो आइसोलेट हुआ है, वो आदत नहीं है उसको लोगों में बैठने की। आदत डालें, उससे पूछें कि वो इस तरह एक्ट क्यों कर रहा है। या कोई भी इंसान, मैं सिर्फ बच्चों की बात नहीं करी, कोई भी ऐसा इंसान या मैं हूँ, हमारी उम्र के लोग एकदम से अगर वो कुछ अनोखा करने लग जाते हैं, कुछ वियर्ड करने लग जाते हैं, तो उसका चेक एंड बैलेंस करें कि वो ये क्यों कर रहा है। देखें, अगर हम एक फैमिली में रहते हैं, हमारी ही जिम्मेदारी है या हमारा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, अगर हम अपने किसी दोस्त को भी देख रहे हैं कि वो इस तरफ जा रहा है या वो क्यों इस तरह का वियर्ड एक्ट कर रहा है, तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले उससे बात करें, क्या वजूहात हैं, क्यों कर रहा है, और पता लगाएं कि वो क्या चीज़ ऐसी अलग कर रहा है जो उसमें आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है। यही वजह है कि आजकल के बच्चे जो हैं ड्रग्स में पड़ रहे हैं, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो प्रोवाइडर्स हैं उनका क्यों नहीं अभी तक कोई चेक एंड बैलेंस किया जा रहा, क्यों उनको पकड़ा नहीं जा रहा। मैंने देखा है, आपने देखा होगा कुछ अरसे पहले कुछ पार्टीज़ हुई और वहाँ पे रेड हुए और पता चला कि बच्चे वहाँ पे अल्कोहल भी कंज्यूम कर रहे थे, ड्रग्स भी कंज्यूम कर रहे थे। अब सारी बात ये है कि इन चीज़ों में मुलव्विस कौन है, और अगर ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, क्यों एक्सपोज किया जा रहा है, बच्चों को एक्सपोजर ऐसा क्यों दिया जा रहा है, माँ बाप क्यों नहीं चेक एंड बैलेंस रख रहे। अगर बच्चा अगर हशीश की तरफ जा रहा है या ऐसी किसी चीज़ की तरफ जा रहा है, लड़कों में बैठ रहा है, लड़कियां बैठ रही हैं, वो सिगरेट पी रही हैं, क्यों पी रही हैं, उनकी क्या वजूहात हैं, या उनको पेयर प्रेशर में ये करना पड़ा है, तो अपने बच्चों के दोस्त बने, उनसे पूछें कि ये क्यों हो रहा है। इस पे हम आप बात करेंगे। हमारे पास यहाँ पे लाइफ कोच भी होंगी, यहाँ पे हमारे साथ साइकाइट्रिस्ट भी होंगे कि क्या वजूहात हैं कि लोग इस तरफ जाना शुरू थे। क्या वो अंदर से इतने हॉलो हो चुके हैं, हॉलोनेस हो गई है कि उनके पास कोई बात करने वाला नहीं, तो दे थिंक कि अगर हम ये सब करेंगे तो हमारे लिए कोई हमारा सहारा बन जाएगा, एंड वी विल बी इन आवर ओन जोन, हम जोन आउट रहेंगे। लोग इसलिए भी ये करते हैं कि हमें किसी की बात ही ना करनी पड़े, क्योंकि हमें कोई सुनता ही नहीं है। तो हम अपना फ्रेंड किसको बना रहे हैं कि एक ऐसी चीज़ को जो हमें नुकसान दे रही है।
इस पे हम बात करेंगे। आज एक और बात मुझे बहुत ज़्यादा 2 दिन से बॉदर करी थी, बल्कि मैंने नीलम मुनीर हमारी एक एक्ट्रेस हैं, कॉलीग हैं और बड़ी अच्छी इंसान है, वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट एंड बहुत दिल की अच्छी खातून है। उनकी शादी हुई है, उनको सबसे पहले तो मुबारक। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ कितना लोगों में फ्रस्ट्रेशन है कि अगर कोई अपनी खुशी शेयर कर रहा है, ज़ाहिर शी इज़ अ पब्लिक फिगर, शी इज़ लवेबल, एवरीबडी अडोर्स हर, शी इज़ पुटिंग समथिंग ऑन सोशल मीडिया एंड शेयरिंग विद हर फैंस। लोगों की प्रिडिक्शंस आप सुने, ये तो शेख की तीसरी बीवी होगी, ये तो किसी शेख से इसने शादी कर ली, पैसे के लिए शादी कर। कल मिशी खान ने एक वीडियो अपलोड की जो मुझे इतनी पसंद आई और वो बड़ी ज़बरदस्त बात करती हैं, बड़ी रिलेटेबल बात करती हैं कि भाई हर बंदा चाहता है कि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो और मैं ऐसे इंसान से शादी करूं जो मुझे सिक्योर कर सके, जो मेरे घर का ख्याल रखे, मेरा ख्याल रखे, मेरे आने वाले बच्चों का ख्याल रखे। मतलब कोई ये नहीं चाहता कि मैं किसी ऐसे से शादी कर लूं। जब आपके घर कोई रिश्ता लेने आता है आपकी बच्ची का, तो आप सबसे पहले क्या पूछते हैं कि भाई उसका ख़ानदान कैसा है, लड़का कितना कमाता है, लड़के की क्या इनकम है, लड़का किस घर में रहता है, इसमें कौन सी बुरी बात है। एंड ही इज़ नॉट सम शेख और एनीथिंग। कल ही पता चला कि मुझे क्लिप में मैंने देखा कि उनका जो हस्बैंड है वहाँ पे जो है जॉब करते हैं CID में, बट उनका ताल्लुक़ जो है वो हम पाकिस्तान से ही है। बट आई डोंट अंडरस्टैंड लोग कैसी बातें लिखते हैं। कोई शादी नहीं कर रही एक्ट्रेस तो उसके पीछे पड़ जाएंगे, देखो बुढ़ी हो गई, शादी नहीं कर रही, ये कर रही है, वो कर रही है। ट्रोलिंग, सिर्फ बैशिंग, कोई अच्छी बात नहीं, कोई पॉजिटिव बात नहीं। भाई उसको उनको मुबारक दें, उनकी नई ज़िंदगी शुरू होने जा रही है। आपका क्या लेके जा रही हैं? आप घरों में बैठ के फ़ोन पकड़ के, इंटरनेट आ गया आपके पास, एक्सेस आ गई है कि आप किसी को भी ट्रोल कर लें बैठ के। खुदा के वास्ते ये ना करें। दिस इज़ ऑल्सो चेक एंड बैलेंस कि अपनी सलाह करें, अपनी एनालिसिस करें कि आप ये क्यों कर रहे हैं। भाई आपका क्या ले गई है नीलम मुनीर? शादी की है उन्होंने, सुकून से ज़िंदगी गुजारी है। कोई एक एक्ट्रेस है, उन्होंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की है, उसके नीचे लोगों ने बातें लिखना शुरू कर दी। क्या अपनी खुशियाँ शेयर ना करें? अगर हम रोना पिटना दिखाएं तो वो भी आप लोग कहते हैं ड्रामे कर रही हैं। कोई अगर ये बता दे कि जी मुझे मैं किसी साइकाइट्री प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ या मैं एंग्जाइटी से गुजर रही हूँ, उसके नीचे बातें लिखना शुरू कर देते हैं। तो अपनी फ्रस्ट्रेशंस को मत लेके आए सामने। और क्यों किसी को दिल बुरा करना है? आपको एंटरटेन कोई कर रहा है, आपके लिए काम, आप लोगों के लिए इतना एंटरटेनमेंट लेके आते हैं, आप लोग उसे चाहते हैं कि प्यार मिले, फिर आप उन्हीं लोगों को मिलियन फॉलोअर्स बन जाते हैं उनके, आप उनको फॉलो भी कर रहे हैं और फिर साथ साथ आप बातें भी सुना रहे हैं। भाई उनको मुबारक दें, अल्लाह मियाँ उनकी ज़िंदगी बेहतर करे, अल्लाह उनको खुशियाँ दे, वो एक नई ज़िंदगी में कदम रख चुकी हैं और उनके लिए आगे आसानियाँ पैदा करे। आप लोग अजीब अजीब बातें करें, भाई उसका मियाँ क्या करता है, वो कहाँ कमाने जाता है, क्या करता है, ये भी एक मेरे ख़्याल से कोई अजीब सा नशा है लोगों को फ़ोन पे बैठ जाना और अजीब सी हरकतें करना। एनीवेज़ आई वांटेड टू से दिस बिकॉज मुझे कल से ही बात बहुत बॉदर करी थी कि लिव एंड लेट लिव प्लीज़। शी इज़ लिविंग अ हैप्पी लाइफ, अदर पीपल आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ। एक्ट्रेसेस अपनी बर्थडेज़ कर रही हैं, जो मर्ज़ी कर रही हैं, उनको जीने दें सुकून से प्लीज़। चल जी ये तो बात हो गई। आज हमने ड्रग्स पे बात करनी है और ड्रग्स आपकी ज़िंदगी को ख़राब करती है, उनको कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है, इसका क्या चेक एंड बैलेंस है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगी डॉक्टर शफीक यासीन जो कि एक साइकाइट्रिस्ट हैं। प्लीज़ सर। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ हैव अ सीट। और हमारे साथ एक और यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं, बिस्मिल्लाह परवेज़ जो कि एक NLP ट्रेनर हैं, मास्टर कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आ जाए बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। प्लीज़ हैव अ सीट। जी, तो आज हम ड्रग्स पे बात करें, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, जो मैंने अभी बात की कि लोगों को ये भी एक एडिक्शन हो गई है, नशा हो गया है कि दे जस्ट वांट टू पुट नेगेटिविटी और कुछ भी नहीं। असल में ये रिफ्लेक्शन तो उनकी अपनी ही इमोशंस की हैं, अपनी सोचों की हैं। पर डॉक्टर साहब जिनकी अपनी शादियाँ हुई हुई हैं, लाइक देखें, मैं समझ सकती हूँ कि आप फाइनेंशियली फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं, जो भी है, अगर कुछ हमें देखने वाले हैं जो शायद ये लाइफ नहीं जी रहे,
लेकिन शादियां तो सबकी हो रही हैं ना, सब अपने घर वालों के लिए ऐसी शादी करना चाहते हैं। असल में हसद, जलन और आई थिंक कंपैरिजन हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा आता जा रहा है। मुनाफिकत जो है ना जी। बहुत ज़्यादा है। दूसरों को ना देख किसी और की खुशी पे खुश होना बड़ा होना इम्पोर्टेंट नहीं है, है। हाँ। और वो असल में ये चीज़ें हम नहीं सीखते कि अगर हम खुश रहेंगे किसी खुशी में तो खुशी ही हमें खुशी देगी। Exactly. जितना ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेट होंगे और किसी और के लिए जलन रखेंगे, ये गुस्सा, ये ऐसे इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं, किसी और को इतना नुकसान नहीं पहुंचाते। जी बिल्कुल। जी बिस्मिल्लाह, क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल आमना, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बुलाने Thank का। you नया so साल much. आपको बहुत बहुत आपको मुबारक भी, हो। Happy New जी, Year. ये एक लोगों के अंदर जो है वो अब चैनलाइज नहीं कर पाते ना, हाँ। कि कहाँ फ्रस्ट्रेशन अपनी निकालनी है, तो उनको एक जो आउटलेट मिलता है वो होता है सोशल मीडिया का, यानी कि डिजिटल आपके And I पास think we all are easy targets. इजी टारगेट्स, बिकॉज Yeah. क्या होता है कि ना शक्ल पता चल रही है, ना नाम पता चल रहा है कौन है, तो आप साइबर बुलिंग करने कैटफिश, एग्जैक्टली पता ही नहीं है कौन है, आइडेंटिटीज नहीं नजर आ रही, और जिसकी आइडेंटिटी है जो आपके सामने है आप उसको जी धड़ाधड़ सुनाए जा रहे हैं। एनीवेज, ये तो मैंने कहा जरा हम ये इस पे बात कर लें कि ये जेलसी इज ऑल्सो अ डिजीज एंड ये भी एडिक्शन है वैसे, जेलसी होना भी। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वी टॉकिंग अबाउट ड्रग्स टुडे, कि ड्रग्स का इस्तेमाल कितना नुकसानदेह है, हम क्यों ड्रग्स की तरफ जाते हैं, क्यों चेक एंड बैलेंस नहीं करें। अगर हमारे घर में कोई ऐसा इंसान है जो एक एबनॉर्मलिटी की तरफ जा रहा है, कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, तो हम उसको क्यों नहीं वहीं पे देयर एंड देन एड्रेस करते। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम ड्रग्स पे बात करें। अच्छा, जैसे मैंने सुबह शुरू में यही कहा था कि ड्रग्स इज़ जस्ट नॉट द फॉर्म कि आप कोकेन ले रहे हैं या आप हशीश ले रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं। कोई भी ऐसी ड्रग जो हम देख रहे होते हैं, लोग अफीम चाहिए होते हैं। ड्रग्स दवाइयों का भी एक नशा है कि आपको एक नींद की गोली का नशा शुरू हो गया और आपने खाना शुरू कर दी। जी डॉक्टर साहब। जी, क्यों लेते हैं लोग ड्रग्स? व्हाई टू गो टुवर्ड्स ड्रग्स? देखिए, इट्स अ पर्सनल चॉइस। पहली बात ये है, जो ड्रग्स ले रहा है वो अपनी मर्ज़ी से ड्रग्स लेता है। वो ज़रूर ब्लेम करता है किसी ना किसी को, कभी पेरेंट्स को करता है, कभी सोसाइटी को करता है, कभी मुश्किलात को करता है, कभी किसी ट्रॉमा को करता है। लेकिन हर इंसान के पास एक चॉइस होती है जी। और वो चॉइस होती है अच्छे बुरे की, राइट रास्ता चुनने की और गलत रास्ता चुनने की। और जहाँ ड्रग्स की तरफ जाते हैं, डेफिनेटली वो सोचते हैं कि हम ड्रग्स लेंगे, हमें शॉर्ट लिव्ड खुशी मिलेगी, हम इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, हम किसी ऐसे इमोशंस में चले जाएंगे जो हमें ये चीज़ भुला देगा। और उसकी बहुत सी वजूहात है। कभी पीयर प्रेशर होता है, कभी दोस्त होते हैं, कभी वो कहते हैं कि पेरेंट्स ने हमें टाइम नहीं दिया, कभी स्टडीज़ इतनी मुश्किल हो गई कि हम उससे कोप नहीं कर पा रहे थे, कभी कोई और मसला आ गया। लेकिन आई बिलीव कि हर इंसान के पास एक चॉइस है और वो सही और गलत फ़ैसला कर सकता है, लेते हुए भी, ड्रग स्टार्ट करते हुए भी, और जब छोड़ना हो तब भी उसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कि होता है कि जब एक पेशेंट को लाया जाता है, और मैंने बहुत सालों ड्रग एडिक्शन का ट्रीटमेंट किया, यहाँ पे भी किया, ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन मैं 18 साल रहा, उसमें से 7 से 8 साल मैंने ड्रग एडिक्शन के लिए काम किया। तो प्रॉब्लम ये है कि जब वो छोड़ता भी है ना, अगर वो मोटिवेटेड नहीं है और इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं, अंदर से नहीं है मोटिवेशन, तो छोड़ना आसान नहीं है। बिल्कुल, रिहैब हो ही नहीं सकता जब तक आपके अंदर विल पावर ना हो कि आई वांट टू गेट रिड ऑफ इट। एग्जैक्टली जी। exactly. अच्छा, मुझे ये बताएं बिस्मिल्लाह, क्योंकि जब आप यानी ट्रेनिंग एंड आपकी ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं एंड आप कोचिंग कर रहे होते हो, इज़ इट बिकॉज ऑफ पेयर प्रेशर के हम बच्चे हमारे या हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो पेयर प्रेशर में अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं या ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं? बिल्कुल। अच्छा आमना, जैसे मैं कहीं मैं पढ़ रही थी
कोई भी इंसान शुगर की कंजम्पशन इस इंटेंशन से नहीं करता कि आगे उसको डायबिटीज़ होगी। इसी तरह कोई भी नशे की लत में इसलिए नहीं वो पड़ता कि वो मतलब कोई भी सिगरेट को हाथ भी लगाएगा तो उसका ये नहीं मकसद होगा कि मैंने आगे जाके इसकी लत में पड़ जाना है। ये बहुत ही छोटे पैमाने पे स्टार्ट होती है। जैसे अगर हम स्पेसिफिकली ऐसे टीनेजर्स के बारे में बात करें, क्योंकि हम यंगस्टर्स के ऊपर अभी बात कर रहे हैं, होता ये है कि शौक में स्टार्ट होती है ये चीज़। शौक क्या कि फिट इन, ये एक ऐसी एज ग्रुप होती है जहाँ बच्चा जो होता है वो चाहता है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए सोसाइटी में, उसके दोस्त उसको एक्सेप्ट करें, जस्ट टू फिट इन। तो वो इस पीयर प्रेशर का शिकार हो जाता है। पहले दिखाया जाता है कि यार कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा सा ले लो, अच्छा है। तो जब वो एक ट्राई में चलो एक ट्राई कर लेते हैं। ट्राई में तो एक तो ये वजह होती है कि इसके अंदर के फिट इन करने का। दूसरा ये है कि स्ट्रेस, बहुत से बच्चे आजकल एकेडमिक स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। घर के हालात ऐसे हैं, घर में माँ बाप का वो ध्यान नहीं है बच्चों पे अब, या वो ध्यान रखते हैं तो बहुत ज़्यादा ही शायद हो जाता है प्रेशर। इसकी वजह से भी बच्चे थोड़ा सा जो है एग्जिट लेने के लिए इस तरफ आते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जहां बच्चा जो है वो अपने आप को इसके अंदर मुब्तला कर लेता है। इसमें एक और वजह भी, एक वजूहात हो सकती हैं। जो एक वजह है वो ये है कि मैंने ये बहुत नोट किया है कि हमारे टाइम में अगर एक एलीट स्कूल भी होता था एंड अगर नॉर्मल फैमिली से एक बच्चा जा रहा है तो उसको वहाँ यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपने बच्चे को एक तरह से रखना है। अब होता क्या है कि अगर हम स्कूल्स की बात करें, जो बहुत एलीट स्कूल्स हैं जहाँ नॉर्मल बच्चा भी, उसके माँ बाप किसी तरह भी उसको मैनेज करें वहाँ पढ़ाने के लिए, लेकिन वो उस पेयर प्रेशर में आ जाता है कि यार ये तो पार्टीज़ में भी जा रहे हैं, ये तो सब कुछ करें और मैं नहीं कर पा रहा। उन पार्टीज़ का एक्सपोजर देना, मुझे इनमें मैं स्कूल्स को भी ब्लेम करूँगी। आइस एक ऐसी चीज़ है जो इतनी सस्ती बिक रही है। डॉक्टर साहब के पास कोई ऐसे पेशेंट्स, छोटी उम्र के बच्चे जो आइस का अंदर मुब्तला हैं? बिल्कुल, as young as 8 to 12 years old. Oh, Unfortunately, 8 to 10 years old exactly, which is shocking actually. लेकिन वो जो आपने शुरू में बात बोली कि अवेलेबिलिटी क्यों है, बहुत अवेलेबिलिटी, आई थिंक लॉ एंड इन्फोर्समेंट जो अथॉरिटीज़ हैं उनका बहुत मेजर रोल है इसमें कि उनको रोकना है। हाँ। कि स्कूल्स तक ये चीज़ें कैसे पहुंच रही हैं, पता नहीं कैसे पहुंच रही हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर हम दूसरी कंट्रीज़ में देखें जहाँ पे होती होंगी ड्रग्स, मैं ये नहीं कह रही, बट देयर इज़ अ सर्टेन एज जहाँ जाके अवेलेबिलिटी अगर बहुत मुश्किल से शुरू हो तो हो। हमारे अगर आप 8 कह रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली शॉकिंग फॉर मी, कि अगर 8 साल के बच्चे को अवेलेबल है तो कहाँ से अवेलेबल है। और अगर वो कर रहा है तो देखें बच्चे में अगर कोई चेंजेस आ रहे होते हैं तो वो नज़र आने लग जाते हैं ना। जब आपके पास बच्चे आते हैं या आप कर रही होती हैं, कोचिंग कर रही होती हैं, तो क्या बच्चों की क्या प्रॉब्लम्स हैं कि वो क्यों इस तरफ जा रहे हैं? अच्छा, सबसे जैसे सर ने भी एज ग्रुप्स डिफ़ाइन किए हैं, छोटे बच्चे से लेके टीनेज जितने भी मसाइल आते हैं मेरे पास, वो सबसे पहले तो ये आते हैं कि घर वालों के आपस में बहुत झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, जब घर में कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा होना शुरू हो जाएं कि आपस में लड़ाई बच्चे देख रहे होते हुए, अब वो घर ही तो उसका सारा कुछ है, वो उसी के अंदर ही उसने आँख खोली है, उसी में वो पल भर रहा है, वहाँ से ही उसको सब चीज़ें, वो पहली तो तरबियत वहाँ से होनी है। तो वो जो घर के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, वो एक बहुत बड़ी वजह बनते हैं स्ट्रेस की बच्चों में। अब वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता बच्चा, अब वो एक्सप्रेस ना कर पाए तो फिर उसको ये जैसे स्कूल्स में भी आपने देखा है कि ऐसे बहुत से माफियाज हैं जो इन्वॉल्व्ड हैं, जो बच्चों को इस चीज़ में लगा देते हैं कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, बच्चे ये करके देखो, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा हो जाता है। अच्छा, आप दूसरी ड्रग्स के बारे में सर इसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से बात कर सकते हैं। हमारे जो वैसे ही ड्रग्स बहुत से, मैं नाम नहीं लूँगी, कि सेल्फ मेडिकेशन की वजह से भी, उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताएं। सेल्फ मेडिकेशंस एंड खुद ही से नींद की गोलियां ले लेना, इसमें जहनी तौर पे आप कैसे, आपके ऊपर इफेक्ट करता है? सर ये मैं चाहूँगी कि आप बोलें डॉक्टर साहब, क्योंकि ये जो देख रहे हैं उनको पता हो कि जो खुद ही गोलियां खा के बैठ जाते हैं। देखिए आमना, मैंने दुनिया में बहुत जगहों पे काम किया है, ऑस्ट्रेलिया में किया, आयरलैंड में किया, यूके में किया, लेकिन मैंने किसी जगह पे, और सऊदी अरब में किया 2-3 साल, किसी जगह दुनिया में मैंने ये नहीं देखा कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो है मेडिकेशन किसी भी जगह पे मिल जाती है इजीली। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक तो पाकिस्तान में हर इंसान अपनी डॉक्टरी कर रहा है अनफॉर्चुनेटली,
किसी को नज़ला ज़ुकाम बुखार से लेके कोई भी इमोशनल इशू हो, कहते हैं यार ये दवाई जाके ले लो, ये दवाई काम करेगी। एक दूसरे को मशवरा देना अपना फ़र्ज समझते हैं। नींद नहीं आ रही तो ये गोली खा लो। अच्छा, उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या आ रहे हैं उनको नहीं पता है। गुर्दों पे, जिगर पे, बॉडी के ऑर्गन्स पे, और डिपेंडेंस एडिक्शन के जो इश्यूज़ हैं वो अपनी जगह पे। तो ये बहुत ही डेंजरस तरीका है एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम को ठीक करने का, जो कि लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन बन जाता है फिर। उसमें फिर बेंजोडाइज़ेपिन्स। सॉरी, इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहती हूँ। जैसे आपने कहा कि खुद से गोली, हमने किसी से पूछी, मुझे इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, मैंने किसी से पूछा, मैंने एक मेडिसिन स्टार्ट की, डॉक्टर साहब मुझे खुद ही फील होने लगा कि मेरी मेमोरी ख़त्म होती जा रही है, मेरी तबीयत उससे और ख़राब हो रही है, मैं एंग्जाइटी की तरफ जा रही हूँ। मैंने फौरी तौर पर उसको कट डाउन कर दिया कि मैं नहीं लूँगी, चाहे मुझे नींद आए ना आए, मैं 4 दिन सोऊंगी नहीं, कोई बात नहीं, 5वें दिन तो नींद आ ही जाएगी। डॉक्टर साहब ये कितना आपके अफेक्ट करता है नींद की गोली? देखिए, नींद की गोली जो है ना बहुत ही नेगेटिव है। आप जो कह रही हैं एग्जैक्टली सही कह रही हैं कि कॉग्निशन पे उसका बड़ा नेगेटिव इफेक्ट होता है। आपकी मेमोरी जो है ना उस पर शॉर्ट टर्म मेमोरी पे इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। फिर ये कि आप एक आर्टिफिशियल तरीके से वो प्रॉब्लम ठीक करना चाह रहे हैं जो रूट उसका कुछ और है। हो सकता है स्लीप हाइजीन के इश्यूज हो सकता है कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में चल रहा हो जिसको रिजॉल्व करना, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, उसके बारे में बात करना ज़रूरी हो, जो कि आपने सप्रेस कर दिया, उसके बारे में बात नहीं की, बॉटल अप किया हुआ है। लेकिन इंस्टेड कि आप उसके बारे में वेंटिलेट आउट करें या बात करें, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, आपने एक दवाई ली और उसको शॉर्ट टर्म तरीके से सही करने की कोशिश की और फिर आपके आदी होते चले गए और फिर आपने सोचा कि मैं शायद 1 हफ़्ता लूँगा, लेकिन 1 हफ़्ता करते करते आप सालों तक लेते चले गए। अच्छा, पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, पेशेंट्स से फैमिली में ज़रूर मैं पूछता हूँ कि आपको कोई स्ट्रेस तो नहीं है। मैं समझता हूँ 70% फैमिली मेम्बर्स में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। उनमें से तकरीबन 20 to 40% जो है कोई ना कोई सेल्फ मेडिकेट कर रही होती है अपने आप को। कुछ नींद की गोली, अल्प्राजोलैम, बेंजोडाइज़ेपिन, कोई भी तरीके की ऐसी दवाई जो कि फिर एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं वो। डॉक्टर साहब, ये जो हर्बल आजकल मेडिसिन आई हैं टू पुट यू ऑन इन स्लीप, आप चले जाएं, अच्छी स्लीप आपकी, यू कैन कैच अप ऑन योर स्लीप इजीली, हर्बल इज़ फाइन? हर्बल इज़ मच बेटर एंड फाइन। बिल्कुल बिल्कुल। वेलेरियम है, मेलाटोनिन लेवल्स, बिल्कुल। और मसला पता है क्या है, कराची में जो मैं देख रहा हूँ ना, हम सही टाइम पे सो नहीं रहे, सही टाइम पे जाग नहीं रहे। हम खुद ही अपना मेलाटोनिन लेवल आउट कर रहे हैं। तो अब हम तो खुद ही सही टाइम पे सो रहे हैं, क्योंकि 10 बजे के बाद तो होश ही नहीं होता कि नींद ऐसी आने लग जाती है। इसलिए कि आपको उठना होता है ना सही टाइम पे। बिल्कुल नहीं, ये एज के साथ भी होता है इस तरह कि जब आप रियलाइज़ करते हो कि अच्छा कल स्ट्रेस ले लेंगे, अभी सो जाते हैं, तो एक्चुअली हर्बल मेडिसिन इज़ फाइन। अच्छा, जब एक बच्चा या कोई इंसान आपके पास आ रहा है, कोई फ़र्द आ रहा है जो आपसे थेरेपी ले रहा है, व्हेन डू यू थिंक दिस इज़ द टाइम ही शुड स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन्स? ओके, इसके अंदर मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि अगर तो कोई इंसान डिसऑर्डर्स में है, डिसऑर्डर के साथ हमारे पास आता है, देखें हम अक्सर जो है वो मेल डायग्नोसिस भी बहुत ज़्यादा इधर हो रहा है। उसमें ये होता है कि अब हर जो बंदा स्ट्रेस के साथ आ रहा है उसको कोई डिसऑर्डर नहीं है और उसको दवाई की भी उस तरह ज़रूरत नहीं है। अब हम अक्सर देखते हैं कि हम एक दूसरे की डोमेन में जंप इन कर रहे होते हैं। जहाँ मेडिकेशन की बात आती है तो प्लीज़ एक्सेप्ट करें कि साइकाइट्रिस्ट वहाँ बहुत ज़रूरी फिगर बिल्कुल, है। और जहाँ थेरेपीज की बात आती है वहाँ साइकोलॉजिस्ट या फिर लाइफ कोचेस ये सारे हैं, लेकिन मिल के काम करना। ठीक है, अगर आपको एज अ साइकोलॉजिस्ट कहीं भी पता चल जाए कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो वो डाइवर्ट बैक कर रहा है, देयर इज सम प्रॉब्लम, एंड देन आप जो है वो साथ साथ साइकाइट्रिस्ट के पास भी भेजें ताकि वहाँ से भी एक डायग्नोसिस आए, एंड देन एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ आप जो है वो थेरेपीज भी दें। यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। हम ड्रग्स पे बात कर रहे हैं कि हम ड्रग्स की तरफ जाने से कैसे अपने सराउंडिंग्स में अपने फ्रेंड्स को, अपने बच्चों को या अपने सिबलिंग्स को रोक सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। ड्रग्स यानी कि आप ऐसा कोई नशा करें, मंशियात है जो आपके लिए नुकसानदेह है, इसके लिए NGOs को
और हमारी गवर्नमेंट को कोलैबोरेट करके इसकी कैंपेन्स करनी चाहिए, जो होती भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। बहुत जगह जाके इसकी कैंपेन की जाती है, बात की जाती है कि अपने घरों में बच्चों के साथ बैठें, घर वालों के साथ बैठे। देखें, एज कोई नहीं है, बच्चा 8 साल का भी कर रहा है विच इज़ वेरी शॉकिंग, और एक बड़ी उम्र का आदमी भी कर रहा है जो एकदम से जो है इस डायरेक्शन की तरफ चला जाता है। तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं और उसके क्या नुकसानात हैं, उस पर हम बात करें। हमें अभी ज्वाइन किया है खालिक अंसारी ने, जो कि सनशाइन रिहैबिलिटेशन सेंटर के CEO हैं। तमगा इम्तियाज़ भी इनको मिला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बहुत मुबारक आपको कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और कितने सेंटर्स हैं आपके? मेरे इस वक्त 5 सेंटर हो गए हैं। मैंने एक सेंटर से शुरू किया था जो कि औरंगी टाउन में है। वहाँ पर मैंने सिर्फ 5 आदमी रखे थे, फिर 5 आदमी को ठीक करके फिर उनसे ही 5 आदमी मंगवाए। अच्छा। हाँ, फिर उनसे वो जब 10 हो गए तो फिर उनसे 20 आदमी, इस तरह होते होते तकरीबन 150 आदमी एक सेंटर में। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं खालिक साहब कि ये जो रिहैब में आते हैं, किस किस्म के ज़्यादा जो नशे का आप देख रहे हैं, रेशो किस नशे का ज़्यादा है? ज़्यादातर आइस का है। आइस, क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत है, सस्ता फिर है। उसके बाद क्रिस्टल है, हीरोइन है। क्रिस्टल्स जो होते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो दाने की जी तरह जी होते हैं, समझ चीनी गई, की तरह। ठीक है। और इसके अलावा कोकीन है। और अच्छा। नशे तो हीरोइन है, चर्स है। सर, ये कभी ये रूट कॉज नज़र आई कि अवेलेबिलिटी कैसे हो रही है, कहाँ से ये लोग कैसे अवेलेबल कर रहे हैं? ये अब तो इस तरह का माहौल हो गया है कि जो बेचने वाला है वो नज़र नहीं आता, जो पीने वाला है वो क्या करता है कि उस बेचने वाले से ले लेता है और फिर आगे बांटता है। और आपस में ही जब वो कचरा कुंडी जैसी होती है ना, ये वहाँ पर ही पाए जाते हैं। अब ये वहाँ पर जो है ना एक दूसरे को बेचते हैं, वो बेचते हैं, उसी में से जो 2 टोकन बचते हैं वो खुद पीते हैं, और फिर वो जो पैसे मिलते हैं तो फिर वो जाकर उसको देते हैं। हम कोई पकड़ नहीं सकती, पुलिस उनको पकड़ नहीं सकती। अच्छा। यानी इस तरह का माहौल हो गया है। रिहैब में जब ये आते हैं आपके पास और आपने कहा आपने लोगों को ठीक किया, रिहैब का जो प्रोसेस है वो क्या है? ये जब शुरू में आते हैं, हम तो जो विलिंग जो माँ बाप होते हैं वो लेकर आते हैं इनको, और वो जब दाखिल कराते हैं तो उस वक्त वो उनकी बड़ी बुरी हालत होती है। तो जो डिटॉक्स वार्ड है हमारे पास, तो हम उसमें रखा जाता है उनको। तो वहाँ से तो वो ये समझ लें कि नए बंदे पे तो हमला कर देते हैं, यानी सलाखें तोड़ते हैं, यानी इन्हें भागने की कोशिश करते हैं, यानी ये समझो को अपने आप में नहीं होते। भूख तो उनको लगती नहीं है, वो तो नशे पे ही गुजारा अल्लाह करते हैं। माफ़ करे। तो जब वो इनका तकरीबन 4 दिन का तो हम तोड़ कहते हैं दूसरी लफ्ज़ों में, डिटॉक्स में। जी, तोड़ होता है। 4 दिन जो है ना वो उसकी ये हालत होती है कि मुंह से झाग निकलना, मोशन लग जाना, आंखों से पानी शुरू हो जाना, यानी ऐसी बुरी ये इसके हालत विड्रॉल्स हैं। ऐसे विड्रॉल्स है। ठीक है। और इतनी ख़राब कंडीशन उनकी होती है कि वो चाहते हैं कि बस यहाँ से हम भाग जाएं, बिल्कुल। और वो फिर हमला भी करते हैं। अब हम उनमें जो है ना हम रिकवरी को रखते हैं, जो ठीक हो जाता है तो हम उसी को रखते हैं, क्योंकि वही तोड़ इनका जानता है, वो बता सकता है बेहतर। हाँ, वो उसको तसल्ली देता है, वो कहता है कि तू जा नहीं सकता, तूने यही रहना है, तो तू सब्र कर ले। तो वो जब सब्र करता है तो उसको हम मेडिसिन भी दे देते हैं, मेथाडोन या वोलियम 10, ताकि उसका वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। सही। मैं आप बात करें इस कॉन्वर्जेसन के दरमियान, मैं डॉक्टर साहब ये सोच रही हूँ बिस्मिल्लाह कि हम कितनी मुरादों से बच्चे को मांगते हैं अल्लाह से, और हम कहते हैं कि अल्लाह हमें बेटा दे या बेटी दे। आजकल तो खैर बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, बच्चियाँ भी रिहैब जाती हैं और उनके साथ भी ये सब हो रहा है। सिर्फ मैं ये सोच रही हूँ कि उन माँ बाप की क्या कैफियत होगी और क्या किस तरह वो इस चीज़ को डील करते होंगे। इतनी बुरी कैफियत होती है कभी कभी जब माँ बाप लेकर आते हैं ना, बिकॉज आई हैव ऑल्सो वर्कड इन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। सो उसमें तो आपको उन पे तरस आ रहा होता है कि भाई उनके पास ना भी वसाइल हों, वो कहीं से पैसे इकट्ठे करके लेकर आते हैं कि प्लीज़ इनका इलाज कर दें, क्योंकि ऐसी कंडीशन में बच्चे को देखा नहीं जाता माँ बाप से बिल्कुल भी। उसके अंदर में ये होता है कि जब एक तकलीफ से जब बच्चा गुजर रहा होता है, फिर मिलने की भी उस तरह इजाज़त नहीं होती, तो माँ बाप देख सकते, तो माँ बाप भी
एक बच्चा तो क्राइसिस से गुजर ही रहा होता है, Yes. लेकिन उसके साथ में रहने वाले भी उतने ही क्राइसिस से गुजर रहे वो ज़्यादा क्राइसिस इमोशनल क्राइसिस से क्योंकि गुजर देखिए रहे अगर वो रिहैब जा रहा है तो ज़ाहिर है उसका खर्चा पानी भी करना है, सब कुछ करना है। एक तो पहले ही फैमिलीज, अच्छा जो हम बार बार ये भी सोचते हैं ना कि ये सिर्फ स्लम्स में हो रहा है डॉक्टर साहब, या ये इतनी एलीट फैमिलीज़ में हो रहा है और उनको रिहैब भेजा जाता है। कल ही हम ये बात कर रहे थे कि कुछ लोग ये समझते हैं कि शादी कर दोगे तो रिहैबिलिटेशन हो जाएगी। अब वो जो एक मेरे मुंह से तो यही निकलेगा, एक मंशियात कंज्यूमर है जो ड्रगी है, वो तो बाद में भी उसके विड्रॉल्स होंगे और वो वही रिएक्शंस देगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप मेडिसिन देते हैं, आपको पता है कि इस बच्चे को या इस बच्ची को इस तरह ठीक करना है, अब आपको कहाँ लगता है कि मेडिसिन आर नॉट वर्किंग, सो फिर यू रेकमेंड कि वो रिहैब जाए, वो कौन सी स्टेज है? देखिए, जब शुरू में पेशेंट आता है और नशा कर रहा है तो ही डेफिनेटली नीड अ डिटॉक्सिफिकेशन पीरियड ऑफ अराउंड 7 to 14 days। अच्छा, उसमें ये होता है कि डिपेंडिंग ऑन के वो ड्रग्स क्या ले रहा है, चर्स है, एम्फेटामीन्स हैं, तो उसमें ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है, फिज़िकल डिपेंडेंस कम है, उसके विड्रॉल्स फिज़िकल इतने नहीं होते। जहाँ कोकेन है, हेरोइन है, ओपिएट बेस्ड ड्रग्स हैं, उनके विड्रॉल्स ज़्यादा हैं, सीवियर और फिज़िकल विड्रॉल्स ज़्यादा हैं, और उसी में मोर्टेलिटी का रिस्क, जिसमें मरने का रिस्क होता है, ज़्यादा भी होता है। तो उसमें लंबे अरसे का डिटॉक्स देना पड़ता है, जिसमें दवाइयाँ मस्ट हैं। पिल्स भी आ जाती हैं जो आजकल हम देख रहे हैं, रेव्स हो रही हैं, और ये जो बच्चों को बुलाया जाता है रेव पार्टी है, उसमें जो पिल्स दी जा रही हैं, दैट इज स्पीड, एम्फेटामीन बेसिकली, वो अच्छा, स्टिमुलेट करती है एंड दैट गिव्स यू दैट एनर्जी टू डांस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, And then you just go in that other zone. Yes. एग्जैक्टली। तो एंड अगर ड्रग्स आर डाउनर्स और अपर्स, जी, बेसिकली जी। जिस तरह से हम कहते हैं, कुछ पे आपको बहुत स्टिमुलेट कर देती है, कुछ hyper आपको कर देती बिल्कुल है, डाउनर में कुछ ले ज़्यादा जाती ही है। रिलैक्स कर देती जी। हैं। एंड तो होता ये है कि डेफिनेटली, और फिर दो तरह के पेशेंट हैं ओवरऑल देखा जाए। एक ऐसा होता है जो शायद अपने राइट फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आ रहा है, जो कंसेंट कर सकता है, कह सकता है कि डॉक्टर साहब मुझे ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, जो जिसकी आप फिर भी थोड़े बहुत मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कर सकते हैं कि उसको वो कितना मोटिवेटेड है कि नहीं है। एक वो है जो ड्रग इंड्यूस साइकोसिस के साथ आ रहा है, जिसको न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस, दिमाग के केमिकल्स इतने ज़्यादा बैलेंस आउट हो चुका है, सेरोटोनिन, डोपामीन, नॉरएड्रेनालिन, कि आपको दवाइयाँ देनी है, क्योंकि वो साइकोसिस में चला गया, वो पैरानोया है, उसको लगता है लोग मेरे दुश्मन हैं, मेरे खिलाफ है, उसको कानों में आवाज़ें आ रही हैं, उसको चीज़ें नज़र आ रही हैं, विजुअल ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो रही हैं, तो hallucinations होने you लग can't even जाते हैं। ask him भाई आपको yeah. ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है, बिकॉज पेरेंट्स लेके आ रहा है, कोई फैमिली मेम्बर या कोई दोस्त या नेबर, तो यू हैव टू कीप देम। और डिटॉक्स से गुजरता है, साथ में एंटीसाइकोटिक्स दी जाती हैं और दूसरी दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि उनके इमोशंस, बिहेवियर, थॉट्स जो हैं वो नॉर्मलाइज हों। उसके बाद देन वी नीड साइकोलॉजिकल असेसमेंट कि अब जो है वो डिटॉक्स से गुजर गया, विड्रॉल्स नहीं हैं। हाँ, फिर उसको मोटिवेट करना, उसको उस इन्वायरमेंट से निकालना जिसमें वो था, वो स्ट्रेटजीज देना, उसकी फंक्शनिंग को बेहतर करना, उसको प्रोडक्टिविटी को बेहतर करना, उसको राइट डायरेक्शन में लेके जाना, ये फिर रिहैब का डॉक्टर साहब, अगर वो मेडिसिन ले रहा है और मेडिसिन का आदी बनता जा रहा है, क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जब एक साइकाइट्रिस्ट जो होता है, वो जो मेडिसिन दे रहा होता है उसको टेपर डाउन करना शुरू कर देता है। Exactly. लेकिन कुछ लोग उस दवाई को बस समझते हैं कि बस इसी से मुझे आराम आ रहा है, तो वो दवाइयाँ फकने लग जाते हैं। एंड दिस इज़ वेयर आई थिंक आवर सिस्टम जो है ना, हमारा सिस्टम पाकिस्तान में वो फॉल्ट में है। क्योंकि अगर आपने एक दवाई प्रिस्क्राइब कर दी और उसको आराम आ गया और फिर वो डॉक्टर के पास नहीं आया और फिर कहीं से जाके खुद दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी, तो फिर एक एडिक्शन से निकल के वो दूसरे एडिक्शन में एंटर हो जाते हैं। आई थिंक इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ आपने कही थी कि प्रिस्क्रिप्शन की डेट देख लें कि कब दिया था, वो प्रिस्क्राइब किया था। Exactly. और जब तक डॉक्टर का पर्चा ना देखें तब तक दवाई ना दें। अब जब ये रिहैब का जो आपका टाइम पीरियड है, ये कितना है, ये वेरी करता है? आपने कहा एक बच्चे हैं छोटे जिनको आपने अलग रखा हुआ है, उसके बारे में प्लीज़ बताएं। अच्छा, इसमें ये हमारा तो जो पीरियड है तकरीबन 21 दिन के बाद हम मुलाकात कराते हैं, 21 दिन से पहले नहीं कराते, और 3 महीने का ये पूरा प्रोसीजर है। और इंटरनेशनली तौर पे देखा जाए तो ये 22 महीने का पीरियड है 22 जब महीने जाकर ये ठीक होता है। लेकिन 22 महीने वो मिलने ही नहीं देते? ये बाहर की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, बाहर की, यहाँ की नहीं। यहाँ आप लोग 21 दिन नहीं मिलने देते। 3 महीने तक जो है वो हमारे पास रहता है और 21 दिन तक हम मिलने नहीं देते। हाँ। उसकी वजह यह है कि जब ये अपनी डिटॉक्स से निकलता है 6-7 दिन में, उसके बाद इसको भूख लगती है। इसको भूख लगती है और ये भूख में 4 आदमी का खाना खा जा, 5 आदमी का खा जाता है।
और फिर इसके मुंह में छाले पड़ जाते हैं। और तो फिर उसके लिए हम लौकी का पानी देते हैं, गरारे कराते हैं, तो उससे इनका ये जो बेहतर हो जाता है। बेहतर हो जाता है। फिर ये खाना मांगता है, क्योंकि इसको होश तो होता नहीं है, 4-5 दिन तक तो खाना ही नहीं मांगता, उसमें पड़ा होता है तोड़ में। तो उसके बाद जब ये खाना मांगता है तो 5-6 आदमी का एक आदमी खा जाता है। फिर इसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो ये रोटी ज़्यादा ही मांगता है। जब ये अपनी हालत में आता है, अच्छा मेरा एक ये यूनिक इलाज भी है कि मैं ज़्यादातर मेडिसिन पे इनको नहीं लेके जाता। ठीक है। इनको जो है बाद में ऐसा ऐसा मेडिसिन छुड़वा देता हूँ। मेरा ख्याल है 1 महीने में तो ये ऐसे हो जाते हैं कि इनके चेहरे पे सुर्खी आनी शुरू होती है। अच्छा, खाना मैं इनको बहुत अच्छा देता हूँ, वेरी गुड। खाना इनको जितना अच्छा देता हूँ। और फिर सबसे बड़ी बात ये मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपकी फंडिंग, आप फंड्स कैसे एलोकेट करते हैं? देखें, मैंने जब शुरू किया था ना, तो मुझे नहीं पता था, मुझे एक ये तरस आया था। और मैं ये पूछ सकती हूँ खालिक साहब कि ये आपने शुरू क्यों किया था? क्या आपकी कोई फैमिली में ऐसा था या आपके कोई रिलेटिव हैं? एक चीज़ तो ये थी कि मैंने एक अच्छा, कचरा यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे खालिक साहब, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है, क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसा नेक काम शुरू करते हैं किसी को हेल्प आउट करने के लिए, उसकी कोई स्टोरी तो ज़रूर होती है, तो वो भी हम जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। कोकेन, चर्स, आइस, क्रिस्टल्स, मॉलीज, ये एक अलग चीज़ है, ये ड्रग्स हैं। पर अल्कोहल कंज्यूम करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, उसके लिए भी आपको रिहैब जाना पड़ता है। टू मच ऑफ अल्कोहल कंज्यूम करना इज़ ऑल्सो डेंजरस। ये तो एक हमने इसको ड्रग्स का पता है, ये ड्रग्स की कैटेगरी में आता है। गुटखा, मावा, पान, नस्वार। मैं अभी बता रही थी कि कल मैं मोची के पास गई, मुझे कुछ अपना ठीक करवाने थे जूते, तो मैंने देखा ये मोची की दुकान है और इतनी नस्वार वहाँ पड़ी हुई पैकेट्स में। अब मैंने, क्योंकि नोइंग माई सेल्फ कि मैं तो नहीं हो सकती, तो मैंने कहा बात सुने लाला, ये यहाँ पे नस्वार क्यों रखी है? उसने कहा भाई लोग ख़रीदता है, मैं भी खाता है। अब आप देखें, जब ये ट्रक ड्राइवर्स जो होते हैं, ये नस्वार के बगैर गाड़ी ही नहीं चला सकते, एक्सीडेंट्स होते हैं इनकी वजह से। तो नस्वार, मावा, गुटखा इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। डॉक्टर साहब, उसको कैसे हम रोकें? बिल्कुल आप सही कह रही है, इट्स मच मोर डेंजरस देन अदर ड्रग्स जो रडार के अंदर तो है ना। सुबह यहाँ मावा और गुटखा डल जाता है। बिल्कुल, अभी बात कर रहे थे कि जो ड्रग डिटॉक्स के लिए आते हैं या रिहैब के लिए आते हैं, वो उनमें अल्सर्स, माउथ अल्सर्स वगैरह, असल में ये बहुत कॉमन है। जो गुटखा लेते हैं, नस्वार लेते हैं और जो इस तरह के दूसरे मावा, गुटखा, नस्वार वगैरह लेते हैं, उनकी इनर लाइनिंग पिंक से वाइट हो जाती है, उसके बाद ब्लिस्टर्स होते हैं, उसके बाद अल्सर्स हो जाते हैं, और ये बहुत कॉमन है, जिसे हम ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। तो ये जो है ना, एक तो और फिर इसके साथ जितने ओरल कैंसर्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं पाकिस्तान में, उसका हिसाब ही नहीं है। और इसकी डिपेंडेंसी और एडिक्शन जो है ना, वो डिफरेंट लेवल पर है, अंडर रिपोर्टेड है, और इस पे एजुकेशन पे काम नहीं हो रहा बिल्कुल, और मेरे ख्याल में इसका तो ट्रीटमेंट हो ही नहीं रहा। अच्छा, तकरीबन देखा जाए तो। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, हम स्क्रीनिंग क्वेश्चनियर्स कराते हैं जिसमें मंशियात का लिखा होता है कि आप कोई मंशियात तो नहीं ले रहे, कोई नशा तो नहीं करते। कभी भी मैंने इवन चर्स, वो समझते हैं नस्वार, गुटखा, मावा, तंबाकू, इनको तो वो नशा समझते ही नहीं समझते। चर्च को तो वो समझते हैं ये दवाई है। कुछ लोग तो हैश का जो कंजम्पशन है वो इसलिए करते हैं कि उनको लगता है अर्थराइटिस के लिए ये बहुत अच्छा है। क्या ये सच है डॉक्टर साहब? देखिए, पेन मैनेजमेंट के लिए कई जगह पे अब लाइसेंस्ड हो रहा है कैनबिस यूज़। ऑस्ट्रेलिया में भी है, अमेरिका में भी है, इवन मेरे कोलीग्स हैं जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं इस वक्त कैनबिस, लेकिन दैट इज़ रियली अंडर बहुत मेजर रेगुलेशंस के अंदर, इन अ स्मॉल क्वांटिटी, व्हेन द पेन इज़ सो सीवियर कि इतना ज़्यादा है दर्द कि दूसरी दवाइयों से मैनेज नहीं हो पा रहा। तो मसला है कि यहाँ तो ईजी अवेलेबिलिटी है, प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, तो फिर यहाँ पे मिसयूज़ हो रहा है। खालिद साहब, मुझे ये बताएं कि रिहैब में जब बच्चा या कोई भी खातून आ जाती है, ज़्यादातर रेशो क्या है? बच्चे लड़कों का है?
ज़्यादातर लड़कों का है अच्छा, और लेडीज़ भी है। लेडीज़ इसमें। भी हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो रिहैब में वो आ गए, अब जब विड्रॉल्स हो रहे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि एक विड्रॉल होने में डॉक्टर का एक जो साथ टीम है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, तो क्या उनकी भी ट्रेनिंग होती है? आपके पास ट्रेन स्टाफ है पूरा? हमारे पास बिल्कुल स्टाफ है और वो मैंने तो एक यूनिक तरीके से ये इलाज कर रहा हूँ कि मैं जो ये इसमें से ठीक हो जाते हैं ना, उन्हीं के ज़रिए इलाज शुरू आपने कराता हूँ। बताया, बिल्कुल जी। सही। तो अब वो जो रिकवरी होते हैं, जो ठीक हो जाते हैं, तो वो अगर अपनी दुनिया में जाते हैं तो वहाँ पर वो रिलैप्स दोबारा लग जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो हमारे सेंटर में ही रहते हैं। हाँ। मैं जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट या इस कम कीमत पे कर रहा हूँ, तो उसकी वजह यही है कि मेरे पास ये लोग मेरा साथ देते हैं। हाँ। मेरे पास देखें, जब वो डिटॉक्स में होता है, वो उसको तोड़ होती है, तो ये लोग ही उनके ऊपर ड्यूटी देते हैं। हर 2-2 घंटे के बाद आदमी चेंज होता है, तो 2 घंटे मुस्तकिल वो उनको पता है कि ये किसी को भागने की कोशिश करेगा। बहुत से ने तो ऐसा भी किया है, मेरा एक रिहैब सेंटर है कि वैसे तो हम पैक रखते हैं, बंद रखते हैं, जी। लेकिन मैंने तरस खाकर मैंने बोला ये अंदर बंद रहते हैं, तो चलो इनको थोड़ा सा जो है ना छत के ऊपर ले जाके आज खाना यहाँ खिला दूँ, इनको धूप भी लगेगी, अच्छे हो जाएंगे। तो जब मैंने वहाँ पर उनको रखा, दूसरी मंजिल थी, बल्कि वो तीसरी मंजिल हो गई थी। दूसरी मंजिल पे तो हमारा रिहैब था और तीसरी मंजिल पे वो छत पे मैंने उनको जब बिठाया तो सारे बैठे हुए खाना खा रहे हैं, हमारे लड़के खड़े हुए चारों तरफ कि ताकि कोई करता है, मुझे पता है यहाँ से कोई ना कोई भागने की कोशिश करता है। अब हम बैठे हुए थे, जो वो खाना खा रहा है, तो उसने प्लेट उठाई, खाली हो गई थी उसकी, उसने प्लेट उठाई और उठा कर बस सीधा भागा और है ना छत से छलांग लगा दी। अब जब छत से छलांग लगा दी तो पकड़ने वाले ने पकड़ा भी, तो उसके हाथ में कमीज़ ही फट गई और कमीज़ आ गई उसके हाथ में, वो नीचे गिर गया। आप यकीन करें कि वो कोमे में चला गया और मैं बड़ी मुश्किलों से मैंने उसको संभाला कि मैं क्या बताऊं कि ज़िंदगी उसकी बच गई। तो ये इस तरीके से करते हैं। एक वाक़या ऐसा है कि जैसे नीचे का सेंटर है, तो नमाज़ पढ़ा रहे थे, इमाम साहब आगे खड़े, पीछे ये सफ़े बिछी हुई है। एक ने ना जैसे सीधे में गए, उसने वहीं से उठा और सामने दीवार थी, दीवार से छलांग लगाई, तो वो तकरीबन 15-20 फुट की थी, वहाँ से गिरा, उसकी टांग टूट गई। तो ये इस हालत में ऐसे करते हैं। तो हम इनको डिटॉक्स जब होता है इनका उसमें वार्ड में होते हैं, तो इनको खोलते ही नहीं है। सही। अच्छा, एक बिस्मिल्लाह, मुझे बताएं कि कुछ पेरेंट्स भी होते हैं, कुछ फैमिलीज़ भी होती हैं डॉक्टर साहब, वो नहीं चाहते कि बच्चे रिहैब जाएं और वो किसी तरह साइकोलॉजिकली उनको ठीक किया जाए। अब व्हाट आर द एरियाज़ जो आप हाईलाइट करते हो या उनको जाके टारगेट करते हो कि ये पॉइंट्स हैं, ये इनको हमने छेड़ना है? बिल्कुल। ट्रिगरिंग पॉइंट्स, Triggering रूट points, कॉज, कहाँ से शुरू हो रहा है मसला। अगर तो उसका कोई इमोशनल चाइल्डहुड ट्रॉमा है, तो हम उसके ऊपर पूरी उसकी हिस्ट्री लेके एंड देन वी विल मेक अ प्लान। ज़्यादातर हमने ये देखा है जब इमोशनल वर्क स्टार्ट होता है, इमोशनल वर्क में एंगर, सैडनेस, फियर, गिल्ट, बिट्रेयल, एंजाइटी, इनके ऊपर रिप्रेस्ड इमोशंस होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी आदत है ना कि हमने तो हमेशा रिप्रेस करने, हमें तो उसको प्रोसेस करना नहीं आता। तो रिप्रेस्ड इमोशंस पे हम काम करते हैं। इसके साथ कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम एक इंसान के होते हैं जो उसने लिमिटिंग बिलीफ्स, आप उनको कह दो मैं ये कर नहीं सकता, हो नहीं सकता, ये सारी चीज़ें उसके अंदर बहुत पहले से आ रही होती हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इसके ऊपर काम होता है। इसके बाद हम स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करते हैं। अच्छा। स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं कि आपने अब उसका इलाज, जैसे सर के पास, डॉक्टर साहब के पास लोग गए, मेडिकल हुआ सारा, रिहैबिलिटेशन में गए, वो हो गया। उसके बाद जब ये बच्चा बाहर निकलता है, बाहर निकलेगा, लोग उसके बाद का काम ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद का काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को स्टिग्मेटाइज कर दिया, लेबल कर दिया गया कि ये तो नशाई आ गया। हाँ। या दूसरी चीज़ ये होती ताने है, देना। दूसरी चीज़ ये होती है कि उसने जाना तो उसी गैदरिंग में, आई नो, उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं दोस्तों के साथ। तो जब बच्चे, और ये होता क्यों है? ये होता इसलिए कि जब आपके गोल्स नहीं डिफाइन होते कि आगे ज़िंदगी में निकल के आपने करना क्या है, किस राह पे आपने मुड़ना है, तो हम इन स्ट्रैटेजीज पे काम करते हैं ताकि वो निकले इमोशनल क्लीन अप वर्क के बाद आगे ज़िंदगी को बेहतर तरीके से एग्जैक्टली। और ये प्रैक्टिस रखनी चाहिए। जो रिलैप्स होता है, जो आपने अभी बात की, बहुत अच्छी की। एक तो हम तानों की तरफ चले जाते हैं और हम कोशिश ही नहीं करना चाहते कि हमारा वो इंसान ठीक हो।
हम उसको उन चीज़ों से जानबूझ के और रोकते हैं और उसके मुंह पे कह देते हैं ये करेगा तो देखना दोबारा हो जाएगा। अब उसके माइंड में वो बात बैठ गई, फिर वो रिबेलियस होगा और वो करेगा। आपने एक बात बताई कि बच्चे बाहर जाते हैं तो उनको घर वाले ताने देना शुरू हो जाते हैं। हाँ, जैसे जब हम इनको ठीक करके भेज देते हैं इनके घर पे, तो वहाँ पर घर के माहौल का भी एक कसूर है, घर के वालिदैन का भी एक वो है कि वो उनको ठीक कैसे रखेंगे। तो इसके लिए हमारा सेशन होता है, फैमिली को भी हम बुलाते हैं, तो उनको ये समझाते हैं कि भाई जब ये वापस आ जाए घर पे तो आपने इनको ताने नहीं देने। इस बात के बारे में बात ही ना करें। नहीं, बात भले करें लेकिन है ना, उनको ये ना कहें कि है ना तूने नशा किया है, आज तू ऐसा क्यों लग रहा है। तो वो देखें, कोई बीमार भी हो जाता है, कोई सुस्त भी हो जाता है। तो एक ऐसे ही बच्चे ने एक मेरे पास आया और दोबारा आ गया था, तो मैंने उससे पूछा कि भाई दोबारा कैसे लग गया। तो उसने बोला मैंने नशा नहीं किया था और ना मेरे पास जॉब नहीं थी, मैं जॉब के लिए निकला तो एक दिन में ये ताने मिलते रहते, तुम काम नहीं करते, इस तरह की चीज़ें थी, फैमिली डिस्टर्ब करती थी मुझे। तो मैं जब गया तो वापस आया तो मेरी आंखें लाल हो रही थी कि धूप में और उसमें, और नौकरी भी नहीं मिली थी। कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो नहा के निकलते हैं तो उनकी आंखें रेड हो जाती हैं। जी, तो अब उसको वो कह रही हैं, उसके वालिद ने उसको कहा कि ना तू क्या आज नशा करके आया। तो उस पर उसने कहा कि नहीं मैंने नशा नहीं किया। बोला तेरी आंखें लग रही हैं और तूने मुझे लगता है तूने दोबारा किया। हालांकि देखो कंफर्म नहीं है, लेकिन अब ये फैमिली का कसूर हो गया। अब उस बच्चे ने बोला कि मैंने किया नहीं था, कि उसने बताया कि मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैंने किया नहीं था। फिर मैंने इस बात पे किया कि ठीक है मैं करने जा रहा हूँ, बद से बदनाम हो रहा हूँ तो मैं करूँगा, मैं करने जा रहा हूँ। वो करके फिर आया भी, तो बोले इस वजह से दोबारा लग गया। हाँ, इस वजह से वो दोबारा। तो यानी कि जब रिहैब से बाहर निकले पेशेंट तो उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है और कंपैशन की बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन यहाँ नहीं की जाती, यहाँ तानेबाजी। और अच्छा, एक और चीज़ होती है इंजेक्शन, वो भी एक नशा है कहते हैं, वो भी आपको उसका क्या, उसको कैसे ख़त्म किया जाता है? उसका भी इलाज तो यही है, बस वो जब हमारे पास आता है तो हम उसको वो इन चीज़ों से हम दूर करते हैं उनको। मैं तो ज़्यादातर काउंसलिंग करता हूँ इनकी। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो बल्कि इनको रुला देता हूँ, ये सारे रोते हैं। मसलन कैसे? मसलन ऐसे कि मैं उनको बताता हूँ कि जब तो आप, मतलब आपकी काउंसलिंग का वे ऐसा है कि बच्चे को आप रुला देता हूँ ताकि उसका जितना भी अंदर है वो वेंट आउट हो जाए। नहीं, वो शर्मिंदा होता है, उसको मैं याद दिलाता हूँ तूने माँ के साथ क्या किया, तूने माँ की चीज़ चोरी की और फिर जाके नशा किया, फिर तू आ रहा है तो तू अपनी माँ को नहीं पहचान रहा, तू अपने माँ बाप को नहीं पहचान रहा, तुझे सिर्फ नशा चाहिए। तो वो ये फिर ये सोचते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि ना वाकई हमने तो किया है। मैं इनसे पूछता हूँ कौन सी, मैं इनको ऐसा इमोशनल कर देता हूँ कि ये हो सकता है एक बच्चा मैं साथ भी लाया हूँ, वो सारी चीज़ें अभी उनको भी हम यहाँ बुलाएंगे मेरी चीज़ें देखी हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ किसकी माँ खुश है। तो पहले तो मेरे सामने सब है ना हाथ खड़ा कर देते थे, हमारी माँ खुश है। तो मैं कहता चलो एक आदमी खड़ा होकर बताए कैसे खुश है। तो वो कहता था मेरी माँ मुझे खाना देती है, ये देती है। मैंने तूने कभी माँ की बात मानी कि नशा छोड़ दे? बोला हाँ, ये नहीं किया। तो मैंने फिर माँ नाराज तेरे से। तो फिर मैंने बोला अब बताओ दूसरा कौन सा है? तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। मतलब कोई भी वो ये बोले कि माँ मेरे से खुश है तो मैं नहीं मानता। तो सब कहते हैं हाँ माँ नहीं खुश है। माँ तो कहती है कि भाई तू नशा छोड़ दे, तो वो नशा हमसे छूटता नहीं और हम इस तरह तंग करते कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इंजेक्शन का नशा जो है ना, ये आखिरी स्टेजेस होते हैं यूजुअली। शुरू तो वो चर्च से होता है, फिर वो एम्फेटामिन, स्पीड, क्रिस्टल, डोप तो आप समझ लें फैशन के तौर पे बच्चे कर, फिर करते करते वो हेरोइन तक जाता है, कोकेन। जब हेरोइन तक आता है तो उसको अगर स्निफ या ओरल से नहीं आ रही होती, किक या इफेक्ट नहीं आ रहे होते तो इंजेक्टेबल लगाना शुरू कर देता है। और यही अल्कोहल में भी है। यहाँ पे भी एजुकेशन की बड़ी कमी है पाकिस्तान में कि वो शुरू तो करते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कितने % अल्कोहल है, किस टाइप ऑफ अल्कोहल ले रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। और बात ये कि बाहर की कंट्रीज़ में तो फिर भी पता है कि हम वाइन या बियर ले रहे हैं तो हमें वीक में इतनी कंज्यूम करनी है, एजुकेटेड वे में करनी है। लेकिन यहाँ नहीं है, कोई नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो सिर्फ टुन होने के लिए और गिराने के लिए
कंज्यूम किया जा रहा होता है, नॉट फॉर एंजॉय। Not हम for ये नहीं, अगेन वी आर नॉट इनकरेजिंग कि ये होना चाहिए, बट अगर आप ये कर भी रहे हैं जस्ट टू बी इन द सोशल सीन, then you need to have a good control on yourself. And I don't understand कि ये कैसे लोग कहते हैं कि जी उसको देखा देखी हमने कर लिया। हमने तो आज तक किसी की देखा देखी कुछ नहीं किया। आमना, देखा देखी बहुत कुछ हो रहा है। वो होता है, आपने अच्छी चीज नहीं देखा देखी करनी। आपकी मूवीज में क्या दिखाया जा रहा है? हाँ। आपको बच्चे को अब वो आइडलाइज तो करना है ना, हाँ, किसी को हाँ। तो देखकर करना ही है। जी। मूवीज हैं, ड्रामाज हैं, जी। खुल्लम खुल्ला आपको जो है वो दिखाया जा रहा होता है। सिगरेट तो आप आम आम है, देखते हैं, बिल्कुल, आम बिल्कुल। देखते हैं। अब बच्चा वो देख रहा है तो वो कहता है ओके, आई रियली लाइक दिस सेलिब्रिटी, अब ये कर रहा है तो हम मैं भी भी करेंगे। करूंगा, बिल्कुल। दूसरी एक बहुत मिसकम्युनिकेशन की जा रही होती है या मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है कि देखो ये ले लोगे तो स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा। देखो जी। तुम अपनी पढ़ाई पे जी, आगे कर जी, सकते जी। हो। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो लोग देखते हैं और उससे फिर एब्सोल्युटली। जब हम स्कूल्स कॉलेजेस में होते थे तो मुझे याद है कि हमारी दोस्त ने एक सेंटर होता था जहाँ पे बायोलॉजी और फिजिक्स पढ़ने जाती थी, तो वहाँ जब वो बच्चे बाहर आते थे तो पेयर प्रेशर में कहा जाता था यू आर सच अ लूजर, यू डोंट इवन स्मोक। मतलब इस तरह की बातें कह के बच्चे को इतना प्रेशराइज करना कि वो घर में, और फिर यही जो गैंग होता है ना बड़ा वाला, ये छोटे लड़के लड़कियों से चोरियां करवाते हैं घर में, कि घर से चोरियां करके लाएंगे और हमें अवेलेबिलिटी होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। काफ़ी हेल्दी कॉन्वर्जेसन हो रही है। आई होप जो हम यहाँ कॉन्वर्जेशंस करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, वो लोगों के लिए फ्रूटफुल हों, बाद में उनके काम आएँ। कोई एक ऐसी बात हमारे एक्सपर्ट से सुन के या मुझसे सुन के, मैं तो खैर इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ इसकी, किसी भी चीज़ की जो बारे में एक्सपर्ट ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि किस तरह आपने अपने घर में चेक एंड बैलेंस रखना है। चेक एंड बैलेंस हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपके घर का कोई भी फ़र्द, मैं बच्चों की बात नहीं करी, कोई भी फ़र्द अगर एक एडल्ट भी थोड़ा सा एबनॉर्मल एक्ट कर रहा है या वो अपने आप को आइसोलेट कर रहा है या किसी ऐसी एक्टिविटी में या वो देर से आ रहा है, उसका चेक एंड बैलेंस रखें कि वो क्या कर रहा है एंड वाई is he or she is getting into this. People try to start taking drugs to avoid dramas, to avoid fights. ये बिल्कुल मैं ऐसी बात कर रही हूँ जो मैं घरों में देखती हूँ, just to go in a zen mode. वो चाहते हैं कि जी हम ऐसे किसी ड्रग पे लग जाए कि हमें तू मैं ही ना करनी पड़े, हम चुप करके बैठे। और आप देखें जब उनको विड्रॉल्स हो रहे होते हैं, अगर उन्होंने समझे हैश है और वो नहीं पी हुई, तो वो ऐसा एक्ट करेंगे कि आपको समझ नहीं आएगी कि ये बंदा 2 मिनट पहले क्या था। और जब वो जैसे ही वो अपनी डोज ले लेंगे, उसके बाद यू स्पीक टू देम एंड दे बिकम ज़ेन। उनको लगता है कि हमने कोई बात की नहीं थी इससे पहले। हमारे पास एक विक्टिम भी हैं जो खालिक साहब के रिहैबिलिटेशन से इनका ये वहाँ पे आए, वहाँ इनका इलाज हुआ और इस बच्चे की ज़िंदगी बदल गई। एंड नाउ ही इज़ हाफिज़ कुरान और ये तिलावतें भी करता है, नात ख्वां भी है। कितना ज़बरदस्त चेंज आया है इसकी ज़िंदगी में। मोहम्मद वजाहत, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा? अल्लाह का शुक्र है। वजाहत, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये स्टार्ट कैसे हुआ? मैं स्टार्ट इससे हुआ था कि अपने फ्रेंड वगैरह के साथ बैठता था जॉब पे जाने के बाद, उनको थोड़ा सा 1-2 घंटे शॉप से आने के बाद। जी। कहाँ काम करते थे आप? मैं उस टाइम तारिक रोड पे था, डॉल्फिन सेंटर में। सही है। तो फ्रेंड वगैरह के साथ बैठा होता था, तो जैसा कि वो लोग स्मोक वगैरह करते थे तो मैं उनसे यही कहता था कि यार आप लोग नहीं करो तो अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये स्मोकिंग की बात कर रहे हो, ठीक है। तो फिर इतने में हमारे एक फ्रेंड और हमारी फ्रेंड के अंदर वो शामिल हुआ, एक दोस्त हमें और मिल गया। ठीक है। तो उन्होंने चर्च से इस्तेमाल किया, तो जो स्मोकिंग करते थे फिर वो भी चर्च पीने लग गए। तो इस तरह फिर हमारे एक एरिया के अंदर ग्राउंड है, हम लोग वहाँ पर जाके चर्च पीने लग गया। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता फिर आहिस्ता फिर जिसको गर्दा भी कहा जाता जी। है। तो फिर मैं फर्स्ट स्टेप पे चढ़ा तो मैंने अपने आप को सोचा यार मैं एक अच्छे माहौल में चल रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरी मैं जॉब भी कर रहा हूँ, जॉब सब भी कर कुछ रहा है। हूँ, हाँ। सिस्टर वगैरह सब माशाल्लाह एक म्यार बना हुआ है। मैं नातख़्वा भी हूँ माशाल्लाह, हर चीज़ में रबी अव्वल वाले दिन मैं हर महफिले में जाता हूँ। सुभान अल्लाह। मैं अपना एक रिकॉर्ड क्यों ख़राब करूँ, मैं एक बार सोचने लग गया फिर, लेकिन मैं सोच से अपनी कामयाब नहीं हुआ। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता
और वो दिल और दिमाग के बीच में फंस गए। जी। तो फिर एक दिन मैं फिर अपना खुद मैं अपने पैसों की जाके जॉब पे से मैं सीधा घर नहीं गया। मेरी वालिदा मेरा इंतज़ार करती नहीं कि मेरा बेटा आएगा आएगा। तो टाइम ओवर हो चुका था, मैं उस टाइम अड्डे पे पहुंचा हुआ हूँ जहाँ पे चीज़ मिलती है। ठीक है। तो वो जगह भी मेरे फ्रेंड वगैरह ने दिखाई, तो मैं वहाँ से फिर मैंने चर्च ली। फिर मैंने कोशिश करी बनाने की, आहिस्ता आहिस्ता नहीं मुझसे बनी। तो फिर मैं अपने फ्रेंड के घर गया, वो तो माशाल्लाह जिसने मुझे लगाया था तो उसने मुझे हर चीज़ की तरतीब सिखाई। फिर एक पेपर आता है इस चीज़ के अंदर कहा जाता है, हाँ, वर्गुल शाम कहा जाता है उसको। तो उन्होंने मुझे हर चीज़ के बारे में सिखाया। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपना फर्स्ट स्टेप चढ़ा पार कर लिया और बनाना शुरू कर। सेकंड पे फिर मैं ड्रिंक के ऊपर आ गया। ओह। फिर ड्रिंक वगैरह करने के बाद मैंने आइस के ऊपर चल गया मैं। फिर जब मैं आइस के ऊपर गया तो फिर मैं अपना होश, अपनी आवाज़, घर वालों को, अपनी वालिदा वालिद सबको मैं खो बैठा। जो मेरी इज़्ज़त थी, जो मेरा एक म्यार था, वो मैं अपनी नज़रों में खुद खो चुका था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं रोडों पे आ गया था। तो मैं मतलब जॉब भी गई। जॉब, ये नशे के अंदर ये आइस का नशा ऐसा है, आइस और क्रिस्टल चर्च का नशा, ये चीज़ सबसे पहले जॉब पे अटैक करता है। क्योंकि आपकी नींद ही नहीं पूरी हो रही, आप उसमें जोन में ही नहीं हो, तो आप काम कैसे आइस का नशा ये है कि हम 24 आवर्स 2-3 दिन ऐसे हो जाते हैं कि हम जागते ही रहते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जागने के बाद जब 3 दिन हो जाते नींद नहीं आती। लेकिन वजाहत, आप मुझे एक बात बताओ कि जब आप जॉब पे नहीं जा रहे थे और आप ऐसे एक्ट कर रहे थे, तो घर वालों ने कोई नोटिस नहीं लिया? घर वालों ने नोटिस लिया था। वो कह रहे थे तुम जॉब पे नहीं जा रहे हो, तुम जाते हो। घर वालों को मैं यही आके बोलता था, 2 घंटे जाता था, मैं बोलता था आज छुट्टी है जी सेठ ने, आज दुकान पे काम नहीं है। तो मेरे मामू तारिक रोड पे होते थे। एक दिन वो घर पे आ गए, बोले दुकान पे नहीं आ रहा। आहिस्ता आहिस्ता फिर वालिद साहब को मेरे पता चलता गया, मेरी वालिदा को पता चला। उन्होंने मुझे कुछ कहा तो नहीं। एक रात को फिर मैंने उनको देखा, वालिदा और वालिद दोनों रो रहे थे। अल्लाह। तो मैंने उनको रोते हुए देखा, फजर की अज़ानें हो रही थी। तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे, यार मैं इस तरह क्यों कर रहा हूँ अपने साथ, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अच्छा देखो, ये देखिए, ये एक अच्छी चीज़ है कि अपने आप से भी एक बैटल है कि पता भी है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ आपको फिर से अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है। फिर वही होता था आहिस्ता आहिस्ता। फिर मैं नहीं तो कभी दोस्तों से नहीं कहा कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि दोस्तों ने कहा, मुझे दोस्त कह रहे थे वो तो नहीं पीते जाओ। हाँ, वो तो मुझे असल में क्रिस्टल का भी मुझे बोल रहे थे, एक बार आप इसको भी तो जायका लेके देखो, ये आइस के नशे छोड़, क्रिस्टल पे लगो, ये क्रिस्टल तुम्हारे को नींद दिलाएगा। तुम्हारे घर वाले, मैं असल में क्रिस्टल नहीं पीता था, मैं सिर्फ आइस पीता था। ठीक है। तो मैं जागता रहता था। तो बस वालिदा, ये जो आइस है किस फॉर्म में होती है? आइस ये होती है जैसा कि एक मिश्री टाइप की चीज़ होती है ना, चीनी होती है, चीनी। अच्छा। इस तरह होती है, चीनी के दाने की तरह होती चीनी की दाने की तरह। तो ये कैसे फॉर्म में ली जाती है? लगातार इसको जगाती है। जैसे हिटलर ने जो है ना, ये उसने इजाद की थी, अपनी फौज को पिलाई थी कि ताकि वो जागते रहे। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये सोल्जर्स को ही ये चीज़ें दी जाती थी, ये इंजेक्टेबल्स और ये। अब ये पाकिस्तान में शुरू हाँ, तो उस वजह से उन्होंने, हिटलर ने तब निकाली थी हाँ। कि ताकि वो लड़ सके। लड़ते रहे, मकसद सोई नहीं, उसके बाद फौज कम थी। हाँ। तो वो 3 दिन तक लगातार अच्छा, ये किस फॉर्म में लेते हैं, मतलब इसको कैसे बनाते हैं? ये ज़्यादा बेहतर बता सकता है किस तरह इस्तेमाल करते हैं। हाँ ज़रा बताएं, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बताएं। आइस का नशा ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, बहुत से लोग तो जो मेरे फ्रेंड करते थे वो असल में पन्नी वगैरह पे डाल के वो नाक के जरिए भी लेते थे, जैसा कि पाउडर नाक से सूंघा जाता है। अच्छा, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? इसके ये है कि मैम, इसके आइस का नशा ऐसा है कि हम ज़्यादातर 12 घंटे अगर इसको हम कंटिन्यू पीते रहेंगे, 2 दिन 3 दिन हम जागते रहेंगे, तो ऐसा लगेगा कि हमारे बराबर में कोई बैठा है, कोई पीछे से हमें आवाज़ें दे रहा है। एक अजीब सा दिमाग कर देती है, कोई हमारे पीछे आ रहा है, अजीब अजीब सी हरकतें करवाती है और चिड़चिड़ाहट कर देती है दिमाग में। वालिद साहब को वालिद साहब नहीं समझते हम, वालिदा को वालिदा नहीं समझते, बस हमें नशा करना होता है। 2 घंटे अगर हम इसको नहीं पियेंगे तो हमें तोड़ होना चालू होते थे कि हम किसी भी कोई चीज़ घर से उठाएं। कभी सोचा कि मैं किसी डॉक्टर को जाके पहले दिखा दूं कि मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं, ये कभी सोचा नहीं। फिर हमें एक ही किसी ने मशवरा दिया अड्डे वाले की तरफ से, वहाँ पर जो घूमते फिरते हैं, उन्होंने मेथाडोन गोली का एक वो दिया। मेथाडोन गोली भी एक नशा है। डॉक्टर साहब, वो भी नशा है? मेथाडोन एक्चुअली यूज़ होती है हेरोइन अब्यूज़ को ट्रीट करने के लिए, लेकिन डेफिनेटली लोग उसको भी अब्यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मेथाडोन, फिर आप रिहैब पे कब पहुँचे? तो ऐसे ही पूछा कि मेथाडोन, मैंने अपने पापा से कहा कि पापा मुझे मेथाडोन गोली ला के अच्छा, अभी तक पेरेंट्स को पता चल गया था कि आप कर रहे हो? पेरेंट्स को पता चल चुका था कि मैंने पापा से कहा, मुझे किसी ने बताया मेथाडोन गोली 24 आवर्स तोड़ नहीं रखती, तो मुझे गोली का इस्तेमाल करना है। तो मेरे वालिद साहब ने कहा अच्छा है, मेरी औलाद एक बेहतर जगह पे आ जाएगी जिस तरह पहले था। तो उन्होंने वो गोली ला के दिया, लेकिन मेथाडोन ने भी मुझे
और सेट कर दिया। मैं बिल्कुल उससे भी गैर गुजरा हो गया, क्योंकि मेडिसिन खा रहा था मैं 24 घंटे में, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर मैं बाहर जा रहा था, वही माहौल मिल रहा था। हाँ, अब मेथाडोन का नशा मैं अलग कर रहा हूँ और बाहर जाके मैं इसका दोस्तों में, घर वालों की नज़र में मेरा ये हो रहा है कि मैं अब नशा नहीं कर रहा, लेकिन मुझे अंदर से मेरी कैफियत और आउट होती जा रही थी। जाहिर सी बात है, 2 नशे एक साथ कर रहा हूँ, और चर्च भी मिल रही थी, मैं वो भी कर रहा था। तो फिर ऐसा हुआ कि पापा का कोई दोस्त यार थे, उनकी औलाद को भी तो फिर आप रिहैब पहुंच गए, ठीक है। रिहैब गए तो कितना टाइम लगा अपने आप को ठीक करने में रिहैब वालों के पास जब? मैं एक हफ्ता तो मुझे अपना होश नहीं था कि मैं अपने आप से इतना वो बेजार हुआ था कि मैं कहाँ कैद में आ गया अचानक से, कि मैं खुला घूमने वाला, कोई जॉब भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, और अचानक से मैं एक जेल के अंदर में बंद हो गया। ये मेरा मुस्तकबिल था बंद होना। सही। ये 20 दिन मैंने अजियत के गुजारे, उस अजियत में भी मुझे माशाल्लाह अंसारी साहब ने हमारा बहुत ख्याल किया। वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बात है। वहाँ पे हमें हर चीज़ की सहूलत मिली, वहाँ पर हमें खाना पीना, एक घर जैसा माहौल मिला, लेकिन कैद थी वो, हम ताले से बाहर नहीं जा सकते। वो लेकिन वो कैद काम में आ गई ना, वो तो काम ज़बरदस्त काम आई। इधर हम और बात करेंगे। खुदा के वास्ते जो ये ऐसे फ्रेंड्स हैं, अपने सर्कल को प्लीज़ देखें कि कहाँ गलत चीज़ें हो रही हैं, या अपने बच्चे जहाँ आपके बैठ रहे हैं, किस कंपनी में बैठ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। माँ बाप कहते तो है ना, कैसे रोकें, सब रुक सकता है अगर माँ बाप थोड़े फर्म हो जाएं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। ड्रग्स पे बात हो रही है और हमारे पास विक्टिम भी हैं। ड्रग्स के बाद रिहैबिलिटेशन के बाद आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि उन्होंने अब कैसे लेके चलना है एक इंडिविजुअल को। एक और फॉर्म है जिसकी वजह से रूट कॉज बना और लोगों ने ड्रग्स की तरफ जो है रुजू किया, और शीशा बैन तो किया गया हमारे मुल्क में, लेकिन कहीं कहीं हिडन शीशा बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है। घरों में शीशा लोगों ने रखा है। मैं कहीं कहीं देख के परेशान हो जाती हूँ कि माँ बाप खुद बैठ के बच्चों के साथ शीशा पी रहे होते हैं। वेप्स आ गए हमारी ज़िंदगियों में। वेप्स में क्या क्या भर के पिया जा रहा है हमें नहीं पता, शीशे में क्या क्या हो रहा है हमें नहीं पता। एक जो मैंने आपसे सवाल किया था खालिद साहब कि ये आपने इनिशिएटिव लिया कैसे, ये प्लान कैसे हुआ कि आपने स्टार्ट किया? हाँ, ये इस तरह हुआ कि मेरा बेटा है, तो वो आजकल पॉश इलाकों में शीशा कैफ़े के नाम से। सर देखिए, एक चीज़ मैं करेक्ट करना चाहूँगी, सिर्फ पॉश इलाकों में नहीं है, हर जगह शीशा कैफ़ेज़ बने हुए थे, और अब और जगहों में भी ना। नहीं, गरीब बस्तियों में तो नहीं जी है ना? नहीं, बिल्कुल। अगर आप स्लम्स को कह रहे हैं ना, गरीब बस्ती तो स्लम हो गई, लेकिन अगर आप देखें ब्रिज के उस पार जो एरियाज़ हैं, नाजमाबाद है, फेडरल बी एरिया, ये जितने भी एरियाज़ हैं, यहाँ भी शीशा कैफ़ेज़ हैं। तो हमें सिर्फ पॉश एरिया क्या नज़र आता है? डिफेंस। डिफेंस सिर्फ पॉश एरिया नहीं है, ये हर जगह अवेलेबल है जी। तो बस वो फिर मैंने ये देखा कुछ कैफ़ेज़ में आपने देखा कि ये हो रहा है। नहीं, ये मेरे इल्म में है। ठीक है, इस पे एक उम्र भी गुजर गई है, तो हमें पता है कि क्या क्या हो रहा है। शीशा पिया जा रहा है। शीशे में जो है ना, मैं समझता हूँ नशा भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी वजह से, और मैंने खुद भी इस्तेमाल करके देखा भी है कि एकदम जो है ना, उसमें भी सुरूर आता है, तो नशा है फिर वो। तो ये मैंने देखा था। तो मैंने एक दिन देखा कि मेरे बेटे ने जो है ना एक पोस्ट लगाई थी अपनी, कि वो मुंह से जो है धुआं इतना सारा निकाल रहा है। तो वो देख के मुझे एकदम खौफ आया। मुझे वैसे देख के ना बड़ा अजीब सा लगा। मैंने बोला शायद मेरा बेटा नशे में लग गया। तो उस वजह से मैंने जो है ना ये सोचा कि ना मैं अपने बेटे को कहूँगा तो शायद वो शर्मिंदा हो जाएगा, या मैं भी शर्मिंदा हो जाऊँगा। तो आपने उसको पर्दा ही रखा? मैंने पर्दा रखा और अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, अगर कोई नशा कर रहा है तो उसका मैं इलाज शुरू कर दूं और मेरे बच्चे को बचा ले। अल्लाह। तो मैंने जब ये काम शुरू किया तो आज 5 साल हो गए, मुझे मेरे बेटे की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई। तो मैं समझता हूँ कि ना शायद ये काम करने की वजह से वो बच गया। बिल्कुल ठीक आपने कहा, ये एक तरीका है। आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने पर्दा डाल दिया। लेकिन आप दोनों से मेरा सवाल है, पहले साइकोलॉजिस्ट क्योंकि आप थेरेपिस्ट हैं, इन्होंने बिल्कुल ठीक किया, पर्दा डाल दिया, लेकिन कहीं कहीं कम्युनिकेशन ज़रूरी है।
बहुत ज़रूरी है आमना। पर्दा, सर ने कहा कि पर्दा डाल दिया। हम अगर डायरेक्टली, कभी कभी हमारी ये अप्रोच होती है कि जो ही बच्चे के अंदर ये देखा, कहीं सिगरेट पड़ा हुआ नज़र आया, कुछ भी मिल गया, तो फ़ौरन एक पंचायत पूरा ख़ानदान लेके शुरू कर देता है और वो सेंटर ऑफ अटेंशन बच्चे को बना देते हैं और शर्मिंदगी होती है और बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसको एग ऑन करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये अप्रोच अगर आप रखते हैं, क्योंकि ये अप्रोच शायद 50 साल पहले काम आती थी, जब इतनी ज़्यादा वो नहीं एडवांसमेंट्स थी और सारी चीज़ें आपके इसके अंदर इतना शऊर नहीं था, आपका कंट्रोल था। अब वो नहीं हो सकता। तो आपकी सबसे पहली अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों के दोस्त बने, ठीक है। अगर आप अपने बच्चों के दोस्त नहीं है तो वो आपसे हर चीज़ छुपाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बिस्मिल्लाह, हम देखें दोनों एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। ज़्यादा दोस्त बनना भी, बच्चा क्या करेगा, माँ के सामने ही वेप कर रहा है। नहीं, आप देखें बहुत छोटी सी उम्र में आप जो है कम्युनिकेशन करें। जैसे आप बच्चों को, जब बच्चे जवान होते हैं, बड़े होते हैं, तो आप कुछ एजुकेट करते हैं उनको, ठीक है। इसी तरह आप इसके ऊपर भी एजुकेट करें कि जब अब वो बच्चा जो है वो कॉलेज स्कूल में जा रहा है तो उसको ये एस्पेक्ट के ऊपर भी एजुकेट करें कि हो सकता है कि कोई आपको इस तरह की चीज़ ऑफर करे, कोई चीज़ आपको दे, तो आपने जो है वो नहीं ले। जैसे हम बच्चे को पहले से बता रहे होते कि कोई आपको स्ट्रेंजर आके अगर गुड टच बैड टच है, या वो आपसे कोई ऐसी आपको चीज़ पकड़ा रहा है, या हम एयरपोर्ट पे जब बच्चों को कहते हैं कोई किसी से टॉफ़ी नहीं लेना, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे को समझाएं कि आपने ये भी नहीं करना। डॉक्टर साहब, वेप इज़ ऑल्सो फॉर्म के जिसमें आपको एडिक्शन होती है, उसके साइकाइट्री इफेक्ट क्या है? देखिए, डिपेंड कर रहा है उसमें क्या इस्तेमाल किया जा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके इफ़ेक्ट्स इस हद तक हो सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी कॉज कर सकता है, नींद उड़ा सकता है, तो उससे आपको मेडिसिन देनी पड़ेगी। बिल्कुल, इवन डिप्रेशन, मूड स्विंग्स के साथ रिलेटेड, एंगर इश्यूज के साथ उसका बहुत गहरा ताल्लुक है। तो इमोशंस जो हैं, ऐसे इमोशंस जो कि इमोशनल डिसरेगुलेशन कॉज कर सकते हैं, उससे इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो इन शॉर्ट डेफिनेटली आंसर इसके यूज़ मुज़री है और नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जैसे अभी खालसा आपने हम सबको इमोशनल कर दिया, क्योंकि हम सब पेरेंट्स, हम तो पेरेंट्स हैं, तो वाकई एक औलाद कुछ ऐसी चीज़ कर रही हो और आपकी आंखों के सामने हो और आप किस तरह उसको बर्दाश्त करते हैं, और आप लड़ भी नहीं सकते क्योंकि बच्चा रिबेलियस होगा, और आप किस तरीके से उस चीज़ को हैंडल करते हैं, ये एक पेरेंट्स की काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। और स्कूल्स में आई थिंक इनकलकेट होना चाहिए कि हम ड्रग्स की जो है वो जाके एक बच्चों को नॉलेज दें, उनको बताएं, कैंपेन्स करें, शामिल करें अपने करिकुलम में कि बच्चों की एक क्लास ऐसी होनी चाहिए। हम इमेज बिल्ड की बात कर रहे होते हैं, लेकिन ड्रग्स का लेना कितना नुकसानदेह है बच्चों को पहले दिन से बताया जाए। वजाहत, आपने मुझे बताया कि आपका भाई पहले करता था, तो भाई की वजह से आपने स्टार्ट किया। अब जब ये ख़त्म हो गया आपकी ज़िंदगी से, क्या आप नए लड़के लड़कियों को कहना चाहते हो, ख़ासतौर पे लड़कों को? मैं यही कहना चाहूँगा, अभी जो भी इस नशे की अंदर फंसे हुए हैं और यहाँ स्टार्टिंग में है, जो भी है स्टार्टिंग के अंदर, बहुत से लोग तो अभी स्टार्टिंग के अंदर, आइस का नशा ऐसा है, लोग बोलते हैं कि शुगर है, मैं इसको पी के चेक, लेकिन मेरा कहना है कि मैंने भी शुगर के अंदर एकदम मतलब कि एक चस्का मारने के लिए मैंने अपलोड किया था इसको, वो मेरी ज़िंदगी का एक नासुर बन गया था, जिससे मैं हर चीज़ अपनी लाइफ की खो बैठा था। सबसे पहले मैं अपने माँ बाप को खो चुका था, जो मेरी इज्जत म्यार था वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि बाहर वाले भी वो इज्जत से नहीं देख रहे थे। एक मिसाल है कि डॉग भी अगर बाहर कहीं होटल वगैरह पे खाना खाता है, कोई खा रहा होता है तो उसको भी डाल दिया जाता है, और हम जैसों को, हम करीब भी आते तो हम लोगों को भगा दिया जाता है कि हम नशाई वाला हमारा लफ्ज़ है। और मैं इस सनशाइन रिहैबिलिटेशन के अंदर आने के बाद मुझे वो इज्जत मिली, वो म्यार मिल गया कि मेरी ज़िंदगी। तब आप इधर ही काम करते हो? हाँ, मेरा दिल नहीं चाहता, मैं साहब के साथ रहना ही चाहता हूँ कि मेरे को 3 महीने हो गए, और अल्लाह ने मुझे इस सेंटर में इतनी इज्जत दे दी है कि मैं मस्जिद का इंचार्ज बन चुका हूँ। अच्छा, और अब क्या एक्टिविटीज़ करते हो इसके अलावा? कुरान पाक आपने हिफ्ज़ किया, ये पहले कर लिया था या बाद में किया? नहीं, कुरान पाक मेरा छोटा वाला भाई है, वो फैज़ मोहम्मद नाम है उनका, तो मेरी वालिदा ने उनके ऊपर बहुत मेहनत करी थी। अच्छा, तो वो हाफिज़ कुरान, और मैं माशाल्लाह मैंने शुरू से ही, बचपन से जब मैं मदरसा पढ़ता था, 5 बार मैंने कुरान इनको नाजरा किया हुआ है, और मदरसे में मैंने नाते वगैरह सीखी थी, मैं सिखाता भी था। पहले एक टीवी का चैनल चलता था। अच्छा, एक चीज़ बताओ मुझे, क्योंकि आप इस ट्रीटमेंट से गुजरे हो, ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको ट्रीट कर रहे होते हैं, उन्होंने ऐसी कौन सी चीज़ें सही की या नहीं की जो आप चाहते हो कि आप अपने साथ जिनकी ट्रीटमेंट कर रहे हो वो ना करो या करनी चाहिए? मैं ये तो यही चाहूँगा कि बस अब मैं, जैसे आप ट्रीटमेंट, अब आप जैसे हेल्प आउट करते हो, आप भी जो पेशेंट्स आते हो उनके साथ होते हो, तो आपके टाइम पे आपको कौन सी ऐसी चीज़ें जो अच्छी लगती थी
जो आपको हेल्प आउट की? मुझे उस टाइम वो अच्छी चीज़ लगती थी, जैसा कि मुझे तो 3 से 4 दिन ऐसा हुआ था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। वो तो आपने बता दिया अपने साथ। अब ऐसी कौन सी प्रैक्टिस होती है जो आपको आप भी करते हो अपने पेशेंट्स के साथ? मैं यही प्रैक्टिस करते हैं कि हमारे सेंटर रिहेबिलिटेशन के अंदर हम लोग सुबह 10 बजे उठते हैं, जो हमारे को सिखाया गया है कि वहाँ पर वर्जिश कराई जाती है, क्योंकि वर्जिश इसलिए कराई जाती है वहाँ पर कि हम उकड़ू बैठ के नशा करते थे, तो हमारे पाँव वगैरह, हमारे जिस्म वगैरह सब सुन हुए होते थे, तो हमारे को एक्सरसाइज वगैरह हमारे को सेंटर में की जाती है, जो हमें सीखने को मिला। अब हम जो पेशेंट आते हैं हम उनको सिखाते हैं और उनकी तरबियत भी वो रखते हैं जो हमारे को हमें मिली। पेशेंट जब बातें क्या बात ज़्यादा करे तो किस वजह से छोटे लड़के लड़कियां अगर आ रहे हैं तो क्या उनकी प्रॉब्लम? कल की बात है, हमारे पास एक 12 साल का एक आया था सेंटर के अंदर। मैं बाहर ही खड़ा हुआ था उस टाइम, तो उनकी वालिदा बहुत रो रही थी कि ये अपनी किसी गर्लफ्रेंड के चक्कर में लग गया। तो 12 साल का बच्चा गर्लफ्रेंड? जी, वो कॉलेज वगैरह में जो भी था। कॉलेज कहाँ हो गया? 12 साल तो 7th होती है। कोचिंग सेंटर जो जाते हैं वो कोचिंग सेंटर में हो रहा है ये। तो मैंने उसकी वालिदा से, हमारे को इजाज़त नहीं है बात करना। 12 साल में उसको इश्क हो गया और उसने नशा भी शुरू कर दिया। वो तो फिर हमने उनसे पूछा कि कब से आप शुरू करा आपने? बोले मुझे 3 महीने हो गए। अच्छा। मेरी फ्रेंड पीती थी, मतलब कि कोई गर्ल्स पीती थी, तो उन्होंने मुझे पिलाया। मैंने कहा, और उनके माशाल्लाह का जितना था कि वो लग नहीं रहे थे 12 साल के, ऐसा लग रहा था। अच्छा, तो उसने मजनू बन गया और ये शुरू कर दिया। बहुत से केसेस ये भी आते हैं कि लव मैरिज, कोई अपना मोहब्बत आशिकी में नशे में लग गए। बहुत से, जैसा कि हम लोग कैद होते हैं ना, तो आपस में किसी से बात करते, कम्युनिकेशन करते, शेयरिंग करते हैं हम लोग आपस में करते कि आप कैसे लगे थे, आप कैसे लगे थे। तो बस इसी वाले से हमें सेंटर में, मैं तो यही बोलूँगा जो अभी नशे में लगे हैं और जो लग चुके हैं, जो अपना हाल बुरा कर चुके हैं, उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो अपनी ज़िंदगी बनाए। आगे आने वाला वक्त भी और बहुत ख़राब है, 2025 लग चुका है, बस अपने आप को बेहतर करें। बिस्मिल्लाह, कोई आखिरी में आप मैसेज देना चाहें? मेरा आखिरी मैसेज जो है वो पेरेंट्स को होगा, क्योंकि उन्होंने ही तरबियत करनी है। पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है कि प्लीज़ अपने बच्चों पे आप तवज्जो दें, अपने बच्चों का दोस्त बने, उनके ऊपर नज़र रखें। इतनी भी नज़र ना रखें कि वो तंग पड़ जाए, लेकिन इतनी भी नज़रें अपनी झुटलाएं मत, आंखें ना बंद करें कि आपका बच्चा कहाँ से कहाँ चले जाए। प्लीज़ उनके इमोशनल सपोर्ट बने, क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहब। मेरा मैसेज तो ये है आमना कि जो इन्होंने कहा मैं उसको सेकंड करता हूँ। प्लस ये कि सोशल मीडिया इज़ आल्सो आई थिंक रिस्पॉन्सिबल, टिकटॉक और दूसरे, क्योंकि वहाँ से बच्चे जो सीख रहे हैं, और जो ये बात कर रहे थे कि 12 साल के बच्चे को प्यार हो गया किसी लड़की से। टीन एज जो है वैसे तो हम जानते हैं कि डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन इस एज में वल्नरेबिलिटी बढ़ती है और सोशल मीडिया उसको हेल्प नहीं कर रहा। तो उस पर नज़र रखना कि सोशल मीडिया में क्या देखा जा रहा है, क्या सीखा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस। जी हालिद साहब। मेरा मैसेज तो यही है कि जो बच्चे अभी नशे में लगे हुए हैं, तो ये इलाज बहुत महंगा है, ये 40-50 हज़ार से शुरू होता है। तो हमने तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, तो ये हमारे पास एक सेंटर में 150-200 आदमी होता है, तो हम देसी तरीके से ये इलाज कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जो रोडों पे पड़े होते हैं वो भी एक दूसरे से मालूमात करके हमारे सनशाइन रिहेबिलिटेशन सेंटर से रब्ता करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब। आज की जो डिस्कशन है उसका यही क्रक्स है कि आप अपने बच्चे पे चेक एंड बैलेंस रखें। किसी एडल्ट पे जो आपके घर एबनॉर्मल एक्ट कर रहा है, ऐसी एक्टिविटी में या आइसोलेट हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उसे जानें और जल्द से जल्द कंसल्ट करें किसी डॉक्टर से, साइकोलॉजिस्ट से या रिहैब से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफ़िज़।